नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक होने वाली है। कल और परसों 2 दिन होने हैं और संजोग या इसे खुशकिस्मती कहिए झारखंड के लिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मोर्चा के, वो झारखंड से ही राज्यसभा सांसद हैं और काफ़ी लंबे अरसे से भाजपा से जुड़े हुए हैं। संकाल से इन्होंने भाजपा के लिए काम किया है और एक बड़ी चुनौती इनके सामने है कि पूरे देश के कार्यकर्ता जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हैं वो झारखंड में रांची में जुटने वाले हैं और बहुत लोग आ भी चुके हैं। क्या क्या रणनीति है इनकी, आखिर इस कार्य समिति के माध्यम से क्या जो साख भाजपा की आदिवासियों के बीच में, जनजातीय समुदाय के बीच में पिछले चुनावी परिणाम के आधार पर अगर हम देखते हैं घटी है, उसको वापसी को लेकर इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को झारखंड में लिया है। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी। समीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ विंग में। धन्यवाद। कल से आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक है आपकी। आखिर वजह क्या हुई कि झारखंड को इसके लिए चुना गया? आगामी 23-24 अक्टूबर 2021 को हमारे रांची के अंदर भाजपा आदिवासी एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सुनिश्चित हुआ है और यह जगह कोई वजह और कोई कारण के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये राष्ट्रीय कार्य समिति करके संगठनात्मक संरचना को कैसे मजबूत करना है। समय समय पर कई इशूज होते हैं, कई मुद्दे आते हैं, उस मुद्दे के बारे में चर्चा करते हुए योजना की जाती है और उस योजना के अनुसार कार्यक्रम तय होते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर तक की इकाई तक को इस बात को पहुंचाने का काम करता है। इसलिए ऐसे बैठकें और कार्य समिति की जाती है और ये झारखंड में इस बार ये अवसर मिला हम लोगों को कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम झारखंड के इस रांची के अंदर हम कर रहे हैं। यह कहीं भी देश के किसी भी प्रदेश में हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया कि हमारे रांची के अंदर, चूँकि मैं यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अपने जो है प्रदेश के अंदर से ही पहला कार्य समिति प्रारंभ करूं, ताकि हम यहाँ से जो भी योजना रचना होगा वो देश भर में उस कार्यक्रम को हम पहुँचाएंगे। इस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ किया है। जैसा कि आपने कहा कि पिछले दिनों में कुछ लॉस हुआ है इनको राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हम वैसे राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे जो है प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कई ऐसे मंत्र और सूत्र दे करके गए हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कई ऐसे मंत्र दिए हैं। कविता के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया है। उस समय यही कहा गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर काम करने वाला है, क्या लाभ क्या हानि इसका चिंता नहीं, लेकिन संगठन का जो दायित्व जिलता है, जो काम मिलता है उसको पूर्ण मनोयोग के साथ करते जाना है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा, इस प्रकार से सूत्र दिया है, जिसके चलते श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता भी कहा है कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखते हैं मिटाते हैं, गीत नया गाते हैं। तो इस भाव के साथ हम सब कार्यकर्ता संगठन का काम करते रहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं। हम आपको कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर भी हम अच्छा करेंगे, सफलता पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मानना भी है। आप ही के जवाब से मेरा सवाल है, 2013 में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी झारखंड में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की। उसके बाद 2021 में ये 8 साल का गैपिंग हुआ, लेकिन इस 8 साल के गैपिंग में 2 सरकारें बनी। एक सरकार आपकी थी जो 5 साल तक ये कहते हुए चल रही थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और झारखंड में हम जो करेंगे वो लोग देखेगा। जनता ने उस सरकार के कार्यों को नकार दिया और सबसे ज़्यादा हानि अगर देखा जाए तो वो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में हुआ कि 13 सीटें 2014 में आपके पास थी और वो घटकर 2 पर सिमट गई।
तो ये जो पंडित दीनदयाल जी का नारा था चरे वेती, ये तो सही है, लेकिन आखिर चरे वेती में कहाँ कमी हुआ कि 13 से घटकर 2 पर आ गए आप? मैंने आपको कहा कि हम निरंतर संघर्ष करते आगे बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। अगर बीच के दिनों में हम कहीं ना कहीं पीछे भी रहे तो हम जो है बहुत पीछे हो गए, ऐसे निराश होने वाले पार्टी और कार्यकर्ता नहीं हैं। हम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि हम यह भी कहते हैं कि हार हुई तो मत घबराना, जीत हुई तो मत इतराना। इस भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए राजनीति का क्षेत्र है, आगे पीछे होता है, स्पर्धाएं हैं। इसलिए हम इतना अंदर से विश्वास रखते हैं कि आने वाला दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी और अच्छा सशक्त होगा, आगे बढ़ेगा। इस भाव के साथ हम काम करते हैं। समीर जी, आप देखिए 2014 का ही 2 चुनाव आप लीजिए, 2019 का ही 2 चुनाव लीजिए। मई में 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। 28 में से 16-17 सीटें अगर विधानसभा वार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होता है, पहले से 13 सीटें थी। लोकसभा चुनाव में आप 16-17 पर विजय प्राप्त किए थे और फिर से नुकसान, खास करके कोल्हान और संथाल में आपका सुपड़ा साफ हो गया। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक की उतार चढ़ाव का विषय है। आप देखते होंगे कि आज़ादी के बाद लोकतंत्र की जब स्थापना हुई, कांग्रेस के लोगों ने लगातार सत्ता पर काबिज रहा और उन दिनों में यह कह कर के लगातार उन लोगों ने सत्ता पर काबिज रहा कि स्वतंत्रता संग्राम के सारे कर्ता धर्ता हम ही हैं, देश को आज़ाद दिलाए हम ही, यह कह कर के वो सत्ता पर काबिज रहा। चूँकि कांग्रेस और वामपंथी के लोगों ने शुरू से, आज़ादी के बाद से ही जनता को जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से वो ठगने का काम किया, गुमराह करने का काम किया और वो आगे सत्ता पर काबिज होता रहा। लेकिन बीच के दिनों में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जिस प्रकार से प्रयास रहा राजनीतिक संगठन का स्थापना करने के बाद कि एकात्म मानववाद का मतलब ही है कि दुनिया के अंदर जितने भी जीव, वनस्पति से लेकर के जितने भी जीव हैं, उनकी सबकी चिंता करते हुए आगे बढ़ना, उस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। इसलिए हम धीरे धीरे चलते हैं। जिस प्रकार से आपने चरेवेती कहा, उसी प्रकार से हम चलते चलते आगे बढ़े हैं और आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज स्थापित हुआ है। ये अलग विषय है कि ये सत्ता का मामला है कि कहीं बढ़ता है, कहीं घटता है, लेकिन आज जो है देश के अंदर पूर्ण बहुमत के रूप में है और पूरे देश के अंदर 19 ऐसे राज्यों में हम सरकार में हैं, कहीं गठबंधन के रूप में हम सरकार में स्थापित हुए हैं। इसलिए केवल झारखंड का यह विषय नहीं है कि 2014 में क्या था, 2019 में क्या हुआ, फिर 2024 में क्या होगा। हम हमेशा से जिस किसी स्थिति परिस्थिति में रहते हैं, हम पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे हौसले के साथ हम आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे, इस भाव के साथ काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में राजनीतिक जो स्पर्धा जो होगी उसमें हम आगे रहेंगे। ये भी तो तैयारी 2024 की है। मैंने पूर्व में कहा कि ये पार्टी की लगातार इस प्रकार से होने वाला ये कार्यक्रम है। आप इसको किस रूप में देखते हैं, समझते हैं, अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसको अपने निरंतर समय के साथ और अपने शेड्यूल वाला कार्यक्रम मान करके आगे चलता है और उसी के निमित्त यह
कार्य समिति हो रहा है और यहाँ से हम नए ऊर्जा के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ हम देश भर में जनजाति कार्यक्रम तय करके हम काम करने वाले हैं। 24 के लिए लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? 24 के लिए लक्ष्य हमारा भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भी योजना बनाएंगे, उस योजना को मोर्चा जनजाति गांव तक पहुंचाएगा, यही लक्ष्य है। भले ही समीर उरांव जी ये कहें कि 24 के लिए ये चुनावी रूप में नहीं बल्कि हमारा संगठनात्मक रूप में ये कार्यक्रम हो रहा है और संगठन के लिए ही ये चीज़ें हो रही है, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो दो चीज़ें तो साफ तौर पर दिखती है कि जब झारखंड अलग राज्य बना था उस समय भी जो झारखंड का एरिया था, सबसे ज़्यादा सीटें अगर आप देखेंगे, आंकड़े भी उठाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में मिलती थी। इसके बाद 2004 के चुनाव हुए, 2009 के चुनाव हुए, 2014 के चुनाव हुए। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से असफलता नहीं मिली थी जो असफलता 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में मिली। जाहिर है कि इनके विरोधी खेमे में ये उत्साह तो बढ़ा क्योंकि 26% आबादी वाले इस प्रदेश में जनजातीय वोटर काफ़ी मायने रखते हैं और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि जो 13 से घटकर 2 पर आई हुई है फिर से उसे किस तरह से पुनर्वापसी करे। और जाहिर है कि जो कार्य समिति की बैठक हो रही है, निश्चित रूप से जैसा मुझे लगता है कि इस विषय पर भी चर्चा होगी और शायद समीर जी कल इस बात को बताएं या परसों बताएं कि आखिर इस पर चर्चा हुई या नहीं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ विंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल कैदी के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।